दोस्तों, आप हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ, और मैं हूं आपके साथ अनिल। और फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ख़ास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। और आप हैं एमपी शाह, जो कि उत्तराखंड से ही जुड़े रहे हैं, जिनगोड़ा ज़िले से आपकी जड़ें जुड़ी हैं। और वर्तमान में आप कार्निवाल क्रूज़ लाइन मायामी, जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी है, यहाँ पर आप लगभग 23 साल से आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो ये क्रूज़ लाइन क्या है और इसमें कैरियर की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और किस तरीके से इसमें कोई भी व्यक्ति अपना आगे भविष्य देख सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो नमस्कार अनिल हल्द्वानी के जी। स्टूडियो में। नमस्कार मैम। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, मुझको टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, दिलवटी धन्यवाद क्या बात जी। को। अनिल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आप पहली बार आना हुआ आपका, या और जी, सुना था इसके बारे में? मैंने ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, बट मैं आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, वो भी आप ही को देख के आया हूँ। जी जी। तो जैसे अगर सर हम बात करें कि जो क्रूज़ लाइन है, ये क्रूज़ लाइन क्या है और किस तरीके से इसमें जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो क्या रहते हैं, इसकी क्या भूमिका रहती है? बेसिकली मैं आपको ग्राउंड रिव्यू बताऊँ, जैसे हम लोग के यहाँ पर टूरिस्ट बसेस होती हैं जो गेस्टों को इधर से उधर ले जाती हैं, घुमाती हैं, स्पॉट्स होती हैं, वैसे क्रूज़ लाइनर्स होती हैं जो बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं। हम लोग मर्चेंट नेवी और क्रूज़ लाइनर्स के बारे में बोलते हैं, ये दोनों दोनों अलग है। मर्चेंट नेवी में खाली मालवाहक जहाज होते हैं। जो क्रूज़ लाइन का ट्रेंड है उसमें गेस्ट आते हैं, उसमें सारी 7 स्टार फैसिलिटीज़ होती है जो कि एक 7 स्टार होटल्स में मिलती है। वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें। तो आपको खाने से लेके सब कुछ वहाँ पर आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम के कैटर किया जाएगा। उसमें मैंने 23 साल जॉब किया है। और कार्निवल वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी है, और उसके कार्निवल कॉर्पोरेशन से जितने भी जहाज उसके अंडर आते हैं कार्निवल में, उसमें और आते हैं। बाकी कंपनियां अलग है जो कार्निवल कॉर्पोरेशन में नहीं आती हैं। बेसिकली ये जो लाइनर्स होते हैं, इनको क्रूज लाइनर्स बोलते हैं। ये बहुत सारे कैटर करते हैं। इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं शिप्स की। कोई फैंटेसी क्लास होती है, जो मेगा एक्सेल क्लास होती है। जो एक्सेल क्लास जहाज आए हैं उसमें अभी 5 से 5,500 गेस्टों से ऊपर हम लोग कैटर करते थे। और उसमें जो क्रू जो काम करने वाले होते हैं वो 1,500 से 2,000 क्रू मेंबर्स होते थे। इसमें गेस्टों का सब कुछ का ध्यान दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम गेस्टों का ध्यान, उनको ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने को मिलती हैं, और सारा इंटरनेशनल स्टाफ होता है जो उनको सब कैटर करती है। मतलब ये है कि क्रूज़ लाइन में आप जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, खाली एंजॉय करना है, रिलैक्स करना और कुछ नहीं करना। तो अनिल, ये तो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता होगा इसमें, है ना? इसमें इंटरनेशनल भी होते हैं, डोमेस्टिक भी आते हैं। डोमेस्टिक जो हाई पेइंग क्लास होता है इंडियंस का भी, वो भी आने लग गया है अभी। जी। तो जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इसमें बात कही थी कि हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भी बात करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में जुड़ना चाहता है या फिर यहाँ पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसके जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए, और किस तरीके से वो आगे इसमें अपना भविष्य बनाने के लिए, आगे इसमें अपने भविष्य के लिए किस रास्ते पर वो चल सकता है, किस तरीके से अपना यहाँ इस मंजिल तक पहुँच सकता है? देखिए, आजकल का जो ज़माना है ना, आजकल बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स खुल गए हैं, बहुत बोल गए, बहुत सारे मिसगाइड भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एचएम होना इज़ अ प्लस पॉइंट। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% मैनेजमेंट ही चाहिए। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के अलावा उसमें वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, किसी 5 स्टार का एक्सपीरियंस है, तब भी आप जा सकते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मालिन करके एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो अमेरिकन गवर्नमेंट और शिपिंग गवर्नमेंट ही करवाती है, क्रूज़ लाइन से करवाती है। मालिन टेस्ट करता है, उसको क्वालिफाई करना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ कोर्सेज होते हैं जो यहाँ पर करने पड़ते हैं। एक होता है STCW सर्टिफिकेट, वो होता है जो इंटरनेशनल मरीन लाइफ होती है, जो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल्स ऑफ मरीन होता है बॉम्बे में, जिसका हेड ऑफिस है, उसके थ्रू आपने कोर्सेज करने होते हैं। उसमें आपको लाइफ सेविंग टेक्निक्स, स्विमिंग, और कैसे रेस्क्यू किया जाता है, थ्रेट्स एट द सी, ये सब चीज़ें आती है। इसको कैसे फेस करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। उसके अलावा आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद यही नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर कोर्सेज कर दिया उसके बाद ही आपको मिलेगी। जब आपको फर्स्ट टाइम आपको वहाँ से ऑफ़र आएगा, तो आपको कोई ना कोई ऑफिस के, मियामी ऑफिस से कोई आएंगे जो आपको फाइनल इंटरव्यू लेंगे। यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं बॉम्बे में, यहाँ पर तो नहीं है, बॉम्बे एंड दिल्ली में है, जो क्रूज़ के आपको हायर एजेंसीज होती हैं। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये गलत भी हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि लोगों को लगेगा कि मैं उनके पैसे में वो कर रहा हूँ। कंपनी कभी पैसा नहीं मांगती। कंपनी पैसा देती है, किसी बंदे को भी हायर करने के लिए कंपनी पैसा देती है।
आप उसके बाद जब आपका एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तब आपको C1D वीज़ा क्लियर करना पड़ता है। C1D वीज़ा वो होता है जिसमें 45 दिन तक आप लैंड में होता है, उसको इट्स कॉल्ड ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा वो अमेरिकन गवर्नमेंट देती है आपको, वो आपको अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली से मिलेगा। उसके बाद आप उसके लिए आपको एम्बेसी में पहले जाके अपीयर होना पड़ेगा और डेट लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक कठिन मेडिकल होता है। मेडिकल कठिन भी नहीं बोलूँगा कि आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, सारे कुछ फिट होने चाहिए और आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये सारे प्रोसीजर्स हो जाएंगे फिर कंपनी आपको डेट देती है ज्वाइनिंग की। उसके लिए आपके पास टिकट आएगा। टिकट के बाद आप हेड ऑफिस मियामी लैंड करेंगे। मियामी लैंड होने के बाद ही आपको जो भी जहाज़ मिलेगा वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद भी फिर आप ज्वाइनिंग करते हैं उसमें। जी। जैसे आप क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं, आप अल्मोड़ा से ही आपकी जड़ें जुड़ी रही हैं, तो आपकी जो यात्रा रही है कैसे, आप जैसे कहाँ आपका जन्म हुआ और फिर उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ तक कैसे पहुँचती है? मेरा जन्म नैनीताल में ही हुआ था। मेरा मालाकोट नैनीताल ही है। और उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग स्कूलिंग की वो नैनीताल में ही की थी। सेंट जोसेफ उसका स्कूल का नाम है। उसके बाद मैं अल्मोड़ा चले गया था। मेरे फादर एज वो रेवेन्यू ऑफिसर थे, तहसीलदार थे। उसके बाद रिटायर हो क्योंकि घर हमारा बाज़ार में ही था, अल्मोड़ा में, मल्ली बाज़ार में था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अल्मोड़ा में किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने साइट से HMB किया कैलकाटा से। उसके बाद ये जर्नी के लिए पहले मैंने ताज बॉम्बे में जॉब किया, मैंने फरियाज लोनावाला में जॉब किया। उसके बाद ITC मॉरियस शेरेटन और ITC क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट गुड़गांव में, जो अभी काफ़ी आगे है गुड़गांव में, उस जगह जॉब किया था। मानेसर में उसका ITC मानेसर में काम किया था। उसके रिजॉर्ट का नाम क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट था, जो जैक नेकलेस कोर्स होता था उस टाइम का, एशिया का सबसे बड़ा रिजॉर्ट होता था गोल्फ का। वहाँ से जाने के बाद मैंने क्रूज़ लाइन का इंटरव्यू दिया, फिर ट्रेनिंग्स ली, STCW क्लियर किया, फिर वीज़ा का वेट किया। वीज़ा के बाद सब कुछ किया और मेरी पहली पोजीशंस जो थी वो जो जिस वर्दी में आप देख रहे हो वो नहीं थी, उससे 3 स्टेप नीचे थी। एज अ सुपरवाइज़र मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और गोल को अचीव करना, वो किया। इस जगह पर मैं पहुंचा और 23 साल कब कटे पता नहीं चला। और सौभाग्य ये रहा मिडिल क्लास फैमिली से होने के लिए पूरा वर्ल्ड देखने को मिल गया। क्या बात है सर। अब थोड़ा सा इनकी उस वाली जर्नी को जानते हैं कि किन किन देशों में आप लोग गए ना, आप गए। थोड़ा सा वर्दी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि 2 स्टार आपके कंधे पे लगे हुए हैं ना सर, ये कहेंगे या क्या कहेंगे? ये हाँ, इसको बार कहते हैं मैम। ये जो मेथडीज होते हैं उनको मिलते हैं बार। और जैसे जैसे प्रमोशंस होता है डायरेक्टर्स टाइप के जाएंगे तो ये स्ट्रैप्स जो होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। अच्छा। इसमें 2 स्ट्रैप और हो जाएंगे, या जब और डायरेक्टर्स लेवल में आ जाएंगे, बहुत ऊपर आ जाएंगे, तो आपको 2 स्टार मिल जाएंगे इसमें। और ये वर्दी के लिए आपको हार्ड वर्क, मैंने जैसे बताया, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपको वहाँ पर प्रूफ इसलिए करना होता है क्योंकि इंस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। वो होते हैं सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड के सर। एक USPH होता है, यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ, उसमें आपको पास होना ही पड़ता है। अगर आप टीम लीडर हैं या वहाँ पर के एक मैनेजर हैं तो उसमें आपको सब में आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी और सक्सेस देना पड़ेगा, तभी आपके प्रमोशंस भी होते हैं। तो सर इन 23-24 सालों में कहाँ कहाँ आप गए? अच्छा, मेरा हेड ऑफिस मियामी में था। मियामी वो फ्लोरिडा में आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन, बहुत अच्छा सुंदर जगह है। वहाँ पर मेरा स्टार्टिंग वहाँ से की थी। उसके बाद हम लोग के पोर्ट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं पूरा मैक्सिको घूमा हूँ, मैंने पनामा कैनाल क्रॉस किया है, मैं अलास्का गया हूँ, मैंने वेल्स डॉल्फिन सब कुछ देखा है। और फिर मैं मैक्सिको के बाद मैं यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में घूमा हूँ, यूरोप गया हूँ। एशिया मैंने बहुत कम देखा हुआ है। कैरिबियन कंट्रीज़ मैंने पूरी घूमी है, नसाओ, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, नसाओ गया हुआ, अटलांटिस, ये सब जगह घूम के अब आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर। सर कभी कोई हादसा भी पेश आया हो, कभी कोई इस तरह का कोई बुरी यादें भी हों कुछ? होता है मैम, कभी कभी हम लोग हरिकेन में फंस जाते थे। वैसे कहते ये बहुत एडवांस जहाज होते थे, हम लोग हरिकेन को फॉलो करते थे। हरिकेन में बड़े बड़े वेव्स आते थे। जो शिप्स होती हैं वो 15 फ्लोर 16 फ्लोर्स की होती है, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी होती होंगी। जितनी 16 फ्लोर ऊपर होता है उससे ही जहाज पानी के नीचे होता है, 1/4 उसके नीचे भी होता है, जहाँ पर क्रू मेंबर्स रहते हैं पानी के नीचे। उनको डेक्स बोलते हैं। पर्यटक जितने होते हैं वो ऊपर सब ऊपर रहते हैं मैम। उसमें भी उनके भी क्लास होते हैं। कुछ तो बालकनी होते हैं जिसमें आप समुद्र देख सकते हैं, आपके बालकनी लगी रहती है। और कुछ होते हैं अंडर बालकनी, जो अंदर के हिडन कैबिन्स होते हैं, जो अंदर कमरे होते हैं गैलरीज के अंदर। तो सर साल में कितने दिन आप जहाज में रहते थे और कितना दिन घर बाहर, मतलब कितना? मैम जो मेरा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम तक आप वहाँ पर रहेंगे।
मैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट करता था 5 से 6 महीने में नौकरी करता था और 2 से ढाई 3 महीने में घर वापस आ जाता था छुट्टियों अच्छा अच्छा, तो एक संतुलन बना रहता होगा। में। जी मैम। क्योंकि लगातार आप जहाज में पानी के बीच में ही रहेंगे तो एक बोरियत सी भी क्या होती थी? मैम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉज आप 180 दिन से ज़्यादा 210 दिन के ज़्यादा आप ज़्यादा सेल नहीं करेंगे, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। क्या बात है यार, ऐसे भी नियम है, वाह। ब्रेक देना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि श्रम कानून वहाँ पे काफ़ी बेहतर जी, है। वहाँ पर मॉरलिटी है और आपकी वर्क की इज्जत है, इम्पेथिटी ऑफ वर्क है, आपको सब इज्जत से देखते हैं। एज अ मैनेजर, एज अ ऑफिसर, मैं किसी भी अपने छोटे स्टाफ से झड़क के बात नहीं कर सकता हूँ। मुझको उससे प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया था तो उल्टा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। ओह, तो आपको हर किसी को अपने साथ लेके चलना है। वहाँ पर का जो मोटिव है, बी अलॉन्ग, वर्क अलॉन्ग। वाह, क्या बात है। तो सर जैसे आप क्योंकि उत्तराखंड से ही आप जुड़े रहे हैं, क्या उत्तराखंड में भी कोई संस्थान हैं जो इस तरीके के पाठ्यक्रमों को कराते हैं? सर नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, जी। बट हैं जो कहते हैं कि हम लोग क्रूज़ में करवा देंगे। अब जहाँ तक है कितना सच है कितना हुआ है इतना मुझको इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कुल मिला के मतलब जो भी शिक्षार्थी अगर इससे जुड़ना चाहें तो वो पहले एक बार खुद से जांच कर लें इन संस्थानों के बारे में। जांच कर लें। अभी क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आप वर्किंग हैं कहीं हैं, तो आजकल एजेंसीज़ हैं, CSS करके कार्निवल का CSS करके है कार्निवल। इसका मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में। CSS करके एक कंपनी है जो भी हायरिंग करती है। अभी राइट वक्त है अगर उत्तराखंड के बच्चों को अभी क्रूज़ में जाना है, क्योंकि बहुत मेगा जहाज आ रहे हैं। मेगा मतलब बहुत बड़े बड़े। अब आने वाले टाइम में 8-9 हज़ार गेस्ट तो हो ही गए, आने वाले टाइम में 10-15 हज़ार भी हो जाएंगे। इतना गेस्ट को कैरी करेगा, तो हमको क्रू चाहिए और क्रू की शॉर्टेज बहुत होती है, काम करने वाले नहीं मिलते हैं। ओह, तो डिमांड काफ़ी है इस फील्ड में ना? अभी फील्ड में काफ़ी सर डिमांड। अभी जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो किन किन देशों के हैं? क्योंकि क्रू मेंबर्स थोड़ा सा एक लो कैटेगरी वाली जॉब हम कह सकते हैं इसे, या क्या कहें, मतलब सेवा वाली पूरी। तो इसमें किन किन देशों के लोग ज़्यादा रहते हैं? क्या तीसरी दुनिया के देशों के बच्चे ज़्यादा रहते हैं इसमें? जी मैम, जब मैंने 2003-2004 में ज्वाइन किया था उस समय हम लोग के टाइम में यूरोपियंस ज़्यादा दिखते थे। ये लोग अफ्रो अमेरिकन ज़्यादा दिखते थे। अफ्रो अमेरिकन बोलेंगे तो केनिया के लोग या जमाइका के लोग, ये लोग ज़्यादा देते हैं। ऑफिसर क्लास जो नेविगेशन क्लास का होता है वो सारे इटालियन होते हैं। अच्छा। उसमें कोई इंडियंस नहीं घुसता है। ओह, और जो सर्विस और जो मैनेजमेंट साइड होता है उसमें काफ़ी इंडियंस देखे जाते हैं, अच्छा, जो टॉप मैनेजमेंट्स होता है। ओके, और जो बाकी जो आप लो प्रोफाइल तो मैं नहीं कहूँगा, जो मिड मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट होता है उसमें आपको फिलिपिनोज दिखेंगे, इंडोनेशियंस दिखेंगे, यूरोपियंस दिखेंगे, ये देखने को मिलता है। एक वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, लोगों की भाषाएं समझते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनका खाना खाते हैं, तो बड़ा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट रहता है। ओके। तो सारा कॉन्टिनेंट का फूड वहाँ पे बनता होगा वहाँ के कैफेज वगैरह में? यस मैम, मैं आपको बताता हूँ जो कैफेटेरिया हो सकता है, जैसे यहाँ पर के 5 स्टार होटल्स में जो गेस्टों के लिए खाना होता है वो क्रू के लिए खाना होता है मैम। अच्छा, वहाँ 4 या 5 खाने टाइम दिए जाते हैं। आइसक्रीम मशीन्स होती हैं 24 घंटे खुली रहती हैं। कॉफ़ी 24 आवर्स खुली रहती हैं, विदाउट नॉन स्टॉप होती है। बुफे लगता है आपका। अर्ली ब्रेकफास्ट होता है जो अर्ली 5 बजे से पहले होता है, जो रात को काम कर रहे हैं उसका ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद लंच, फिर टी टाइम होता है, फिर लंच होता है, लंच के बाद टी टाइम होता है, टी टाइम के बाद अर्ली डिनर होता है, फिर लेट नाइट डिनर होता है, फिर सफ़र होता है। इतना तो क्रू के लिए है मैम। और इसमें भी 2-3 डाइनिंग रूम होते हैं क्रू के लिए। अच्छा, और सारी चीज़ देखी जाती है, ये नहीं कि हमने कुछ भी दे दिया, नहीं, उसका भी एक एग्जैक्ट एक उसका मेन्यू रहता है, जी। कैसे सर्व होगा और क्या होगा। जी। तो क्रेज इसीलिए भी ज़्यादा रहता है लोगों में कि एक तो अच्छी तरह की है, दूसरा घूमने को मिल जाता है ना? तो लोग इसको प्रीफर करते होंगे इस जॉब को। मैम इसका सबसे पहले क्या है मोटिव लोगों का, वाई भी यही है, मनी, पैसा। पैसा, अगर आप सही डेजिग्नेशन सही राइट में है, पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपका राइट विज़न है और आप सेव कर सकते हैं तो एक आप बहुत हेल्दी लाइफ वापस इंडिया में आके जी सकते हैं। वहाँ से आने के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि किस तरीके से आप अपना मेंटल स्टेटस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ओपन है। अब ये डिपेंड करता है कि उस ओपननेस को आप किस तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। अगर आप अपने कल्चर को समझते हुए वो सब कुछ कर रहे हैं कि मैंने फैमिली के लिए कर रहा है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे ही अभी कमा रहे हैं तो फिर यूरोपियन स्टाइल से नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा अनिल ये हो रही जानने की कि जैसे ये समुद्री जो यात्राएं होती हैं, जी मैम। उनका एक तरह से टूरिज्म सेक्टर है ना? जी।
कि समुद्र में जो जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई जो द्वीप हैं उनको आप उन पर्यटकों को दिखाते हैं। Yes. और कितने दिन का ये होता है सर, मतलब जैसे हमने बुकिंग किया तो हम क्या एक एक महीने के लिए होती हैं नहीं या? मैम, ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे क्रूज़ होते हैं 3 या 4 दिन के क्रूज़ भी होते हैं। अच्छा। आप आज मियामी से चल रहे हैं, नसाउ बहुत पास का एक बहामास का एक आइलैंड है। अच्छा। ये आज आप चले इवनिंग में, दूसरे दिन सी डे मतलब पूरे दिन हम समुद्र में रहेंगे, पूरे अच्छा। इंजॉय करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आप नसाउ जाएंगे, फिर एक दिन होम पोर्ट वापस सी में रहेंगे, नेक्स्ट डे आप 4 डे वापस आ जाएंगे। अच्छा। इसी तरीके से 15 दिन के क्रूज, 16 दिन के क्रूज होते हैं। उसको अच्छा। कहते हैं ट्रांस पनामा क्रॉसिंग, और ये अलास्का जाते हैं। अच्छा। अभी बड़े बड़े क्रूजेस हैं जो हर जगह जा रहे हैं। इसमें ये नहीं है 1 हफ्ते का क्रूज होता है, 4 दिन का क्रूज होता है, 15 दिन का क्रूज होता है, 10 दिन का क्रूज होता है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। ओह अच्छा, जैसे हमारे वहाँ होता है कि ये केदारनाथ पूरी 4 धाम यात्रा करा दी तो एक ये हो गया है ना, जैसे आजकल जाती हैं टूरिस्ट बस हैं कि आपने पूर्णागिरी का करा दिया, तो इस तरीके से अलग अलग वो जो है प्लान बने हुए हैं। प्लान बने, अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, वो आपको आइटनरी, उसको आइटनरी बोलते हैं। जी जी। इट इज कॉल्ड आइटनरी। आइटनरी आपको दी जाएगी, आपने कौन कौन से पोर्ट्स देख लें उस तरीके से आइटनरी आप वही जहाज देंगे जो उनसे को अपने आइटनरी देख लेंगे। जी। और एक बार में जहाज मिनिमम कितने लोगों को ले जाता है, मतलब मिनिमम इतने लोग होने चाहिए? ओके मैम, जो छोटे जहाज है, जो फैंटेसी क्लास है, उसमें क्या होता है 2200 गेस्ट होते हैं। 2200? हाँ, 2200 प्लस उसको अगर हम हाई सीजन में बोलते हैं तो वो 2600 के तरफ आ जाता है, 2600 2400। अच्छा। उसमें जो क्रू काम करता है वो 900 से 1000 के अप्रोक्सीमेट काम करता है। अब इसमें इसलिए करता है क्योंकि गेस्टों के लिए एक ही डाइनिंग रूम नहीं होता है, बहुत सारे डाइनिंग एरियाज होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे बार्स होते हैं, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, कैसीनोज होता है, थिएटर होता है पूरा, जहाँ हर समय आपको ड्रामे, डांसर्स डांस करेंगे, ये सब कुछ होते रहता है। तो मतलब आप बोर, अगर आप शिप से बाहर भी नहीं गए तो फिर भी आप बोर नहीं हो सकते। मतलब वो पूरी दुनिया है, एक तरह से छोटी दुनिया है जहाँ हाँ। हर तरह का एक छोटा टाउन है मैम। टाउन है, एक तैरता हुआ टाउन है जी, जहाँ हर कल्चर के लोग भी हैं जी मैम, है ना, हर तरह का एंटरटेनमेंट भी है और संगीत। तो इतनी तरह के लोग वहाँ पे जॉब भी करते होंगे जी। अगर पार्लर है, सलून है तो सलून है, उस तरह के लोग भी चाहिए। सब टेक्निकल चाहिए, सब अपने फील्ड में मास्टर्स चाहिए उन जगहों के। क्योंकि सबसे बड़ी बात अमेरिका में कोई सॉरी नहीं है कंप्लेन का। क्या कंप्लेन, जैसे हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं, हाँ। तो हमारा कंप्लेन सब वेटर खाना दे गया, गलत हो गया, नो। हाँ। मतलब हम लोग का जो हमारा काम था, हाँ। 0 नेग्लिजेंस, 0 कंप्लेन। रात को हम बैठ के अपने वर्क में यही करते थे, कहाँ कंप्लेन आई, सब चीज़ बंद कर, कहाँ कंप्लेन आई, छोटी सी कंप्लेन को भी हमको फुल स्टॉप लगाना है। गेस्ट आ रहा है, अगर वो गुस्साई गेस्ट है, पर जब वो जा रहा है ही हैज़ टू बी हैप्पी, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्रूज लाइन इतने आगे हैं क्योंकि 0 कंप्लेन, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी, आपको ही नंबर 1 होना पड़ेगा। अगर गेस्ट कंप्लेन नहीं होगी तभी आप नंबर 1 होंगे। सर कंपटीशन किस किस से है, कौन बड़ी कंपनियां हैं? रॉयल कैरिबियंस है, डिज्नी क्रूजेस हैं, और बाकी भी कंपनीज हैं जो, बट वो कार्निवल के अंडर ही आती हैं। कोस्टा क्रूजेस हैं, एनसीएल है, और बहुत सारे और नाम हैं जो कार्निवल कॉर्पोरेशंस के अंदर आते हैं। अच्छा। कॉम्पिटिशन्स तो अपने एनकाउंटर से भी होता है, जो अपने कॉर्पोरेशन के अंदर उनसे भी है, क्योंकि यू हैव टू बी नंबर 1। उसके बाद जहाजों में नंबर 1 देखा जाता है फ्लीट वाइज। जैसे अभी हम लोग के, जब मैंने छोड़ा था तब हमारे वहाँ 24-25 जहाज थे कार्निवल के अंदर, उसमें भी हमको नंबर 1 होना है। तो सारा मैनेजमेंट अपने जहाज को नंबर 1 करने के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल, बहुत सारी बातें आज हमने जान ली हैं, अभी तो बहुत सारी और जाननी हैं, कुछ और छूट रहा है हम लोग जानना। जैसे कई बार जो इतने सारे लोग एक साथ हैं, तो क्या ये लोग एक साथ मिलके भी कोई रात को, जैसे हमारे वहाँ कैंप फायर होते हैं, कोई ऐसा बड़ा, मतलब एक तो जहाज का एरिया कितना बड़ा होता है सर, कितना स्क्वायर फीट है हम कहेंगे? मैम इट डिपेंड्स ऑन की, मतलब जो हर जहाज के अपने अपने वो होते हैं। आप 3 फुटबॉल फील्ड लगा लीजिए, 3-4 फुटबॉल फील्ड। अच्छा अच्छा। और उसमें फिर हॉल वगैरह बड़े हॉल्स होते हैं मैन। ओपन पार्टीज चलती हैं, डेक पार्टी, जैसे आपने पूछा, डेक पार्टीज होती है, रात रात को पार्टीज होती हैं, ओपन पार्टीज होती हैं, पूल पार्टीज होती हैं। मतलब पूरा इन्वायरमेंट ही अलग है। जो हम यहाँ पर छोटी उसमें देख रहे हैं, वहाँ पर एक वास्ट स्केल में होता है मैम। आपस में भी उन लोगों का रहता है कभी कि हम आपस में एक दूसरे को जाने, दोस्ताना बढ़ाएं, होता है, या फिर अलग अलग अपना अपना होता है मैम? वो लोग इंटरेक्ट करते हैं मैम, इंटरेक्ट करते हैं। कभी कभी क्रूजेस होते हैं, जैसे बुढ़े लोगों का होता है, बुढ़े कपल्स आ गए, उन लोगों का पूरा वो लोग हायर कर लेते हैं, पूरे जहाज को पूरा ले लेते हैं, तो पूरी उसमें बुकिंग होती है। कभी कपल पार्टीज होती है तो कपल लोग कर लेते हैं, कभी स्कूल वाले आते हैं वो लोग कर लेते हैं। बट उसकी कैपेसिटी जितनी भी हो, उनको पूरा चार्टर्ड क्रूज कहते हैं, उनको पूरा क्रूज बुक करना पड़ता है। अच्छा।
तो और क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप अपनी बात रख रहे हैं, पहली बार हल्द्वानी वाले थोड़ा इस तरह की चीज़ों को मैं समझाएं। अपने पहाड़ी दगड़ यूँ बोलूँ हाँ। कि डिसहार्टन नहीं होया, होय। मेहनत करिया। क्रूज लाइन बहुत भल इंडस्ट्री छू, डबल लीजी, अगर तुम डबल कमांड छू जॉ डबल की सेव करिया, वापस आइया 10-15 साल बट और अपन लाइफ स्टाइल जिया जो तुम्हारा ड्रीम छू वो पूरा कर सकते। क्या बात छू। सर ये जो पर्यटन वाला जो फील्ड है, ये समुद्री वाला, इसका इतिहास अगर थोड़ा बताना चाहें कुछ, की कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्या बहुत पुराना है? ये जो कार्निवल क्रूज लाइन स्टार्ट हुई थी मैम, वो 1972 और 73 में स्टार्ट हुई थी। उन्होंने एक मेडिग्लास करके एक जहाज होता था, वो पहली जहाज थी। अब वो कार्निवल को फनशिप कहते हैं। उसका मैं आज बताना चाहता हूँ कि क्यों फनशिप कहते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। फनशिप इसलिए कहते हैं कि वो ग्राउंडिंग होगी। ग्राउंडिंग क्या हो गया, जब वो मेडिग्लास सेकेंड हैंड जहाज था, वो एक बार समुद्र में अटक गया, बजरी में, रेत में। अच्छा। तो जो उस समय बॉब डिकिंस, हमारे जो ओनर थे, टेड, नाम तो अभी याद नहीं है मुझको, टेड एरिसन, तो उन्होंने क्या किया कि ओपन द बार, डू द पार्टी। तो सारे गेस्टों को पूरे बार्स खोल दिए गए, उन्होंने कहा एंजॉय करो, टेंशन मत लो। तो तब से कार्निवल का फनशिप नाम हो गया। उसके बाद करते करते छोटे जहाज बनाते बनाते आज कार्निवल वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी हो गई। एक जहाज से स्टार्ट किया था कार्निवल ने। उस समय ये लोग इतना ज़्यादा पर्यटन नहीं करते थे। उस समय ये लोग क्या करते थे, बहामास, जमैका से लोगों को इधर से उधर लेके जाते थे, खाना पीना देते थे। बट अब ये पूरा एक बहुत बड़ा फील्ड आ चुका है, एक इंडस्ट्री हो चुकी है। अभी क्रूज इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। क्रूज इंडस्ट्री का एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आप होटल में रहते हैं तो होटल का एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, क्रूज में वो चीप होता है, जो अमेरिकन को प्रेफर करता है। अच्छा। आपको खाना पीना रहना और दुनिया जगह घूमने को मिल रहा है एक ही जगह पर, इसलिए ये सक्सेसफुल हो रही है। और आप दुनिया के उन तमाम झमेलों से एक तरह से कुछ दिनों के लिए सुकून भी महसूस करते हैं। आप दुनिया देख रहे हैं, आपको लोग मिल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका या किसी भी, आप हमारे वहाँ पर इंडिया में तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग को काम करने वाले मिलते हैं, वहाँ काम करने वाला कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर जब आप क्रूज लाइन्स में आते हैं, आप मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये इट डजंट मीन वहाँ हर कोई आता है क्रूज़ करने के लिए। ये नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो मैं ही कर सकता। वहाँ जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक क्लीनर है, वो भी आता है क्रूज़ करने के लिए। तो उनके लिए फिर कमरे सस्ते भी वहाँ पे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, क्रेडिट सिस्टम है। जैसा हमारा क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पर ये जहाज, ये कंपनीज क्या करती है, आप क्रेडिट में भी पैसा दे सकते हैं। ओह अच्छा। महीने में आपने 10 साल या 5 साल आपने क्रूज ले लिया फैमिली से, वहाँ पर किसी को रोका नहीं जाता है। आप ह्यूमन बीइंग है, एंजॉय करो। अच्छा। हम आपको दे रहे हैं, एंजॉय करो, आप क्रेडिट कैसे भी देते रहे। अच्छा अच्छा, ओके। तो बहुत अच्छा लगा सर जान के। अनिल, कुछ और पूछना है? बहुत सारी बातें आ गई हैं, हम लोग समय समय पर और आपसे जानकारियाँ लेंगे जरूर। अगर हमारे इस इंटरव्यू पे कुछ सवाल आते हैं युवाओं के, है ना, तो हम उनका सवाल के लिए फिर से आपको जवाब के लिए बुलाएंगे। कोई बात नहीं, है ना सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। दोस्तों, इसी के साथ MP शाह जी का एक बार फिर से धन्यवाद कि हमसे और हमारे सभी दोस्तों से ये सारी बातें साझा करने के लिए, और साथ ही सुनीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सवालों के साथ साथ कैमरा भी लेकर के चल रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।